गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, BA B.Ed, BSc B.Ed, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं। जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर संवेदनशीलता क्या है? आज का अपना टॉपिक है जेंडर संवेदनशीलता। प्रशिक्षणार्थियों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें पुरुषों की प्रधानता है, महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है और पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष की प्रधानता को लेकर समाज में महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसको समझना हो। महिलाओं के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? बालक में अगर जन्म लिया है और वो लड़का है तो उसके जन्म पर थालियां बजाई जाती हैं, घर में जश्न का माहौल बन जाता है। और वहीं अगर लड़की ने जन्म ले लिया, वैसे तो जन्म होने नहीं देते इस ज़माने में, और कैसे भी करके अगर जन्म भी हो गया है तो आप देखते हैं कि जन्म देने वाली माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है, परिवारजनों का चेहरा नीला पड़ जाता है। बेटी हुई है और उसको उच्चारित ऐसे करेंगे जैसे उनके घर में चोरी हो गई हो। क्या हुआ है? चोरी हुई है, जैसे घर में चोरी हो गई हो। उनके साथ में ये विडंबना है। बालिकाओं के जन्म को लेकर, बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, बालिकाओं की समानता को लेकर, बालिकाओं के पोषण को लेकर, महिलाओं के कार्यों को लेकर, और तो और जो पूर्वाग्रह और नकारात्मकता महिलाओं के प्रति बनी हुई है उसको हम जेंडर संवेदनशीलता से ही बदल सकते हैं। महिलाओं के संग होने वाले भेदभावों को, बालिकाओं के संग होने वाले भेदभावों को हम जेंडर संवेदनशील होकर ही नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक हम अपने बालकों को जेंडर संवेदनशील नहीं बनाएंगे, उनके कार्य व्यवहार और आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं के साथ में समाज में जो लंबे समय से होता आ रहा है वो ही भेदभाव होता रहेगा। महिलाओं के, बालिका के जन्म से लेकर और उसके ससुराल जाने तक उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। ससुराल में जाती है तो वहाँ भेदभाव शुरू। ये आपके लिए बार बार इन पाठों का पढ़ाया जाना मकसद यही है। क्या आप इस बात को महसूस नहीं करते कि महिलाओं के साथ ये खिलवाड़ बरसों से हो रहा है? वो शोषण का शिकार, हिंसा का शिकार लंबी अवधि से होती आ रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों, भावी राष्ट्र निर्माताओं,
आपके लिए संवेदनशील बनाना है। आप अपने बालक और बालिकाओं को संवेदनशील बनाइए, जिससे कि हम जेंडर संवेदनशील बना दिया तो हम महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभावों पर काबू कर पाएंगे। और जेंडर संवेदनशील नहीं बनाया तो बरसों से जो शोषण आ रहा है, उनको स्वास्थ्य को लेकर, पोषण को लेकर, शिक्षा को लेकर, न्याय को लेकर, समानता को लेकर, वो शोषण बरकरार रहेगा। क्या आप मेरे इस पाठ को समझ में रहे हैं? महिलाओं के प्रति होने वाले इस भेदभाव को रोकना है, महिलाओं को इन अत्याचारों से मुक्ति दिलवानी है, महिलाओं के साथ में होने वाले इस कुसमायोजन को रोकना है, महिलाओं की उन तनावों को समझना होगा, महिलाओं की उन चिंताओं को समझना होगा, महिलाओं के साथ में होने वाली उस नकारात्मकता और जो पूर्वाग्रह हैं, महिलाओं के साथ में बेटा है और बेटी है, परिवार में ही भेदभाव देखने को मिल जाएगा। बेटे के लिए दूध और बेटी के लिए पानी। क्या ये कम है हमारी निशानी? ये अज्ञानता के लिए कम है हमारी पहचान? ये हमारी नकारात्मकता, ये हमारी सोच क्या है? बेटे ने जन्म लिया है, वो स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता बना देगा, वो स्वर्ग में ले जाएगा, पिता के लिए मुखाग्नि देगा, पिंडदान देगा। ऐसी ऐसी ये सोच बना रखी। हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते जब तक हम इन पूर्वाग्रहों को, इन परंपराओं को या दकियानुसी सोचों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षण में जेंडर संवेदनशील, अधिगम प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बालकों को बनाना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, बालक और बालिका के स्वास्थ्य की बात चलती है तो बेटे के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर्स का इंतजाम किया जाता है और बेटी के लिए रास्ता देखा जाता है कि इसका अंतिम समय आ जाए तो हमारा पीछा छूटेगा, दहेज से भी पीछा छूटेगा, समाज से भी पीछा छूटेगा कि हमने नहीं मारी, बीमारी ने मारी है। कन्याओं का जन्म लेने के बाद वध करने की प्रथाएं दूर कहीं मत जाइएगा, राजस्थान में ही प्रचलित थी। आप विद्वान हैं, यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा उत्तर कि ये लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से कन्याओं का वध किया करते थे। बहुत सारे समाजों में, बहुत सारी जातियों में कन्याओं को जन्म लेने के बाद भी मार दिया जाता था, क्योंकि तत्कालीन समय में ये आपकी तकनीकी सहायता के संसाधन नहीं थे, ये सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। तो उन लोगों की खबरें समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में छपी कि राजस्थान के ऐसे शहर भी हैं, ऐसे गांव भी हैं जहां बालिकाओं को जन्म लेते समय मार दिया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले अरब में यही हाल था कि लड़कियों के लिए जन्म लेते समय उनको मार दिया जाता था। हमारे राजस्थान में भी ये हाल रहा है। प्रशिक्षणार्थियों,
ना बालिकाओं के स्वास्थ्य की कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, ना उनके पोषण का कोई ख्याल रखा जाता है, और कार्यों का भी बंटवारा कैसे कर दिया गया है समाज के द्वारा कि महिलाएं घर में कार्य करेंगी और पुरुष बाहर का कार्य करेंगे। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने प्रयासों से शिक्षा हासिल कर ली है और योग्यता हासिल करके वो भी किरण बेदी जी की तरह अपना परचम लहराती हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ भी उनको घेरने के लिए आ जाते हैं लोग। जिस कार्य को कर रही हैं कार्यस्थल पर भी उनके साथ में लिंग भेदभाव देखने को मिल जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की योजना का कानून पास किया 1976 में, समान कार्य समान वेतन योजना। अब कोई महिला और पुरुष बराबर का एक जैसा कार्य करते हैं, एक जैसे पद पर हैं, समान कार्य किया है तो समान ही वेतन मिलेगा। और वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित समाज के लोगों के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई प्रबंधन नहीं किया जाता, जबकि बेटों की शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश की जाती है और वहाँ उसका दाखिला कराया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये विडंबनाएं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हमारे समाज की नकारात्मकता, ये हमारे समाज की पूर्वाग्रह, इन्हीं पर आधारित महिलाओं का और पुरुषों का कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की योग्यताओं, उनकी रुचियों और उनकी क्षमताओं पर आधारित कार्य का बंटवारा होना चाहिए। हम कार्य का बंटवारा कैसे कर रहे हैं? हम कार्य का बंटवारा कर रहे हैं लिंग के आधार पर कि महिलाएं घर का गृहस्थी का कार्य करेंगी और पुरुष बाहर का कार्य देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई योग्य है तो वो किरण बेदी जी की तरह वापस आ जाए, अगर कोई योग्य है तो वो श्रीमती सोनिया गांधी की तरह बाहर आ जाए, अगर कोई योग्य है तो वो अपनी योग्यता का परचम श्रीमती वसुंधरा राजे और बहन कुमारी मायावती, ममता बनर्जी इस प्रकार से आकर अपना परचम लहराएं। अगर योग्य हैं महिलाएं तो उनको अवसर प्रदान करने चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और आपको इतिहास गवाह है कि जिन महिलाओं के मैंने नाम गिनाए हैं, जिन महान विदुषियों के नाम मैं गिना रहा हूँ, उनसे इतिहास भरा पड़ा है कि जिनको अवसर दिया गया वो रजिया सुल्तान बन गई, जिनको मौका मिला वो महारानी लक्ष्मीबाई बन गई, और जिनको अवसर मिले हैं वो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और ममता बनर्जी, बहन कुमारी मायावती, श्रीमती सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है। जो इनकी योग्यता थी, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार इन्होंने ये सब कुछ हासिल कर लिया। चाहे पीवी संधू हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, प्रियंका चोपड़ा हो, ये सब ऐसे नाम हैं जिन महिलाओं को उनकी योग्यता और क्षमता और रुचि के अनुसार अपना परचम लहराने का अवसर मिला और उन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया। क्या ये दंत कथा है? नहीं, ये सत्य कथा है। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं की योग्यता और क्षमता रुचि के अनुसार कार्य का निर्धारण या बंटवारा होना चाहिए।
घर और परिवार में महिलाओं के लिए जो कार्य सौंपे जाएं, उनमें उनकी सहभागिता को सराहा जाना चाहिए। और जो कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाएं हैं, उनकी तुलना घरेलू महिलाओं से नहीं करनी चाहिए। कार्यस्थल पर कार्य करने वाली, चाहे वो सरकारी कार्य कर रहे हों या प्राइवेट कार्य कर रही हों, जो भी कार्य करने के लिए महिलाएं जाती हैं अपने ऑफिस वगैरह में, तो उन कार्य करने वाली महिलाओं से घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं की तुलना नहीं करनी चाहिए। और उससे ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो घरेलू महिला के जैसे कार्य करे। वो आपके साथ में, ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ समायोजन करना होगा। और ये समायोजन की प्रक्रिया ही आपको संवेदनशील बनाएगी। आप महिलाओं का सहयोग करें, ये संवेदनशीलता है। आप उनका सम्मान करना सीखें। लिख तो दिया, अमल करते नहीं हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन ये देवता कैसे हैं? बातों को मानने से काम चलेगा, जानने से नहीं, पढ़ने से नहीं, अमल करने से काम चलेगा। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद अमल नहीं करता, उसके लिए ऐसा कहा गया है कि वो देखो गधा जा रहा है पुस्तकों को अपनी पीठ पर लादकर। अगर हम इस ज्ञान को जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो इन पंक्तियों पर हमको अमल भी करना होगा। इस्लाम धर्म की पंक्तियां हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों को कुरान की पंक्तियां हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के लिए सम्मान दिया है। माँ के लिए सम्मान दो तो सही, अमल करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं अपने कार्य स्थल पर तनावग्रस्त ना रहें, कुंठा ना हो और कुसमायोजन ना हो। ऐसी स्थिति में लिंग संवेदनशीलता को बरकरार रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लिंग संवेदनशीलता के लिए 3 बातें हैं: सुरक्षा, समानता और न्याय दिलाना। एक लाइन का उत्तर है लिंग संवेदनशीलता क्या है? महिलाओं को सुरक्षा मिल जाए, महिलाओं को पुरुषों के समान समानता मिल जाए, महिलाओं को न्याय मिल जाए। ये जेंडर संवेदनशीलता है। महिलाओं के संग नाइंसाफी होती आ रही है। महिलाओं को दोयम दर्जा समाज ने प्रदान कर रखा है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये 3 बातें हैं जिनसे जेंडर संवेदनशीलता को बनाया जा सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ सकते हैं? न्याय, समानता और सुरक्षा। महिलाओं को पुरुषों के समान सुरक्षा प्रदान की जाए, महिलाओं को पुरुषों के समान न्याय मिले और महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक मान्यता प्रदान करनी होगी। तब हम जेंडर संवेदनशील बन पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर संवेदनशीलता क्या है, ये प्रश्न है। तो मनुष्य के व्यवहार में समानता हेतु जो संशोधन किया जाना है वो जेंडर संवेदनशीलता है। मनुष्य के व्यवहार में, उसके व्यवहार में जो वर्षों पुराना व्यवहार करता आ रहा है, वो नकारात्मकता का व्यवहार, वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित व्यवहार, वो महिलाओं को दोयम दर्जे की मान्यता प्रदान करना, ये व्यवहार बदलना होगा।
अगर इस व्यवहार को बदलते हैं और इस व्यवहार में संशोधन कर लेते हैं तो हम जेंडर संवेदनशील बन गए और हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। महिलाओं को दोयम दर्जा देते हैं, उनके स्वास्थ्य की, पोषण की, शिक्षा की कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम जेंडर संवेदनशील नहीं बनेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर संवेदनशील बनने के लिए पुरुषों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। लोगों को, व्यक्तियों को अपने कार्य और व्यवहार में संशोधन करना होगा और सबसे बड़ी बात, अपनी परंपरागत सोच को बदलना होगा। जब तक हम अपनी परंपरागत सोच को नहीं बदलेंगे, ऐसा भी मान्यता दी जाती है समाज में कि महिलाएं पैर की जूती होती हैं। कुछ लोग, ग्रामीण लोगों के, या मैं समझता हूँ बहुत ही पिछड़े लोगों का एक कोटेशन होगा कि महिलाओं को इतना हद तक वो गिरा हुआ मानते हैं। ये परंपरागत सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम जेंडर संवेदनशील नहीं कहला सकते। जेंडर संवेदनशील बनने के लिए WHO ने एक परिभाषा दी है कि जेंडर संवेदनशीलता क्या है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बेहतर स्वास्थ्य की नीतियां और कार्यक्रमों के द्वारा समाज में जागरूकता लाना ही जेंडर संवेदनशीलता है। लो साहब, जैसा कि मैंने कहा, बेटे के लिए दूध और बेटी के लिए पानी, बेटे के लिए पौष्टिक आहार, विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम और सारी चीज़ों की पूर्ति करने वाला भोजन, पौष्टिक आहार, और बेटी के लिए रूखी सूखी रोटियां। और परिणाम देखिए, उस कुदरत का इंसाफ देखो कि बेटा इतने माल खाने के बाद भी सूख कर छुआरा हो रहा है और बेटियां सूखी रोटी खाकर भी बलवान हो रही है, तंदुरुस्त हो रही है। क्या ये दंत कथा है? माँ से, दादी से, बुआ जी से आपने ये कहते हुए सुना होगा, वो छोरी ने मेरा छोरा दबा दिया और लड़की ने मेरा बेटा दबा दिया, जबकि उससे बड़ा है, पनप ही नहीं पाता, कुछ खाता ही नहीं है और उसको खिलाया ही इतना जा रहा है कि वो खाने के ऊपर खाना खाता जाता है और अपच का शिकार हो गया है, उसको खाना पचता नहीं है। और जिसको रूखी सूखी रोटियां दी जा रही हैं, उसके स्वास्थ्य की चिंता करने वाली कुदरत है, प्रकृति है, और उसी का परिणाम है कि उसको पालने वाली कुदरत ने उसको जल्दी से जल्दी बड़ा कर दिया। उसके स्वास्थ्य को लेकर कोई योजनाएं नहीं बनाई जाती। तो WHO यही कह रहा है कि ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे बेहतर स्वास्थ्य दोनों को मिले, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। ये जेंडर संवेदनशीलता। हमें ऐसे कार्यक्रम, ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो स्वास्थ्य के प्रति हमको जागरूक करें। खासतौर से हमारे देश की महिलाएं, जैसा कि मैं कहता हूं कि प्रसव पूर्व या होते समय, बच्चे को जन्म देते समय 25% भारतीय महिलाएं जन्म देते समय संसार छोड़ देती हैं और 63, लगभग 63% देश की महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, अल्प रक्तता की शिकार हैं। ये उनका स्वास्थ्य देख लो। WHO ने जेंडर संवेदनशीलता के लिए बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि हम बेहतर स्वास्थ्य की नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों को जागरूक करें कि वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो जाएं, महिलाओं के प्रति उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो जाएं,
कि वास्तव में हमारे देश की महिलाओं के पास में जो खून की कमी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंतित होना लाजमी है। प्रशिक्षणार्थियों, ये आए दिन चर्चाएं होती हैं कि आप भी देखते हैं कि महिलाओं के साथ में ये भेदभाव समाज में होता रहा है, उनके खान पान को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कार्य को लेकर, सब को लेकर ये भेदभाव होता रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, यूनेस्को ने भी अपनी परिभाषा दी है कि महिला और पुरुष के बीच जो आर्थिक विकास की बाधाएं आती हैं, उनको दूर करना ही और उनको दूर करने का रास्ता ढूंढना ही, उनको दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना ही जेंडर संवेदनशीलता है। समझ लीजिए, कन्या बालिका अपने पिता के घर होती है तो अपने पिता के आगे अर्थ के लिए, धन के लिए हाथ फैलाती है, और बड़ी होती है, विवाह हो जाता है तो अपने पति के आगे हाथ फैलाती है, और वृद्धावस्था में जब प्राप्त होती है तो अपने पुत्र आदि के लिए हाथ फैलाती है। आप ये बताइए, महिलाओं को ये आर्थिक स्वतंत्रता कब मिलेगी? तो यूनेस्को यही कह रहा है कि महिला और पुरुष के बीच में आर्थिक विकास की जो बाधाएं हैं, आर्थिक विकास का जो अंतर है कि एक छत्र राज्य है अर्थ पर पुरुष का। आप भारत को ही लेकर चिंता व्यक्त मत कीजिए, पूरी दुनिया में जो धनवान और अमीर लोग हैं वो पुरुष ही हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों या मुकेश जी अंबानी हो या दुनिया के बड़े से बड़े जो भी सज्जन हैं, वो सब पुरुष ही हैं। महिलाएं अमीर जाति बहुत कम हैं। अब इंदिरा जी नूही का नाम आता है, पेप्सी की कोई कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन वो तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वहाँ काम करने वाली कर्मचारी के रूप में है, उनकी भूमिका मुख्य कार्यकारी हैं, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो मालकिन नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, मालिक पुरुष ही हैं। और उस अंतर को मिटाने की बात यूनेस्को कह रहा है कि महिला के कमाने में और पुरुष के कमाने में जो अंतर आ रहा है, वो अंतर की बाधाओं को दूर करना होगा और हम जेंडर संवेदनशील हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि इन बाधाओं को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि खाई बहुत बड़ी कर दी गई है। उस खाई को पाटने में वक्त लगेगा। जो महिला और पुरुष के बीच में आर्थिक दूरी बनी हुई है, उस आर्थिक अंतर को मिटाने के लिए आपको जेंडर संवेदनशील होना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर संवेदनशील होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। महिलाओं को पुरुषों के समान ही आदर और सम्मान देना होगा। हम जेंडर संवेदनशील हो गए। एक तरफ तो यत्र नारीस्तु कहते हैं और दूसरी तरफ उनको अपमानित करते हैं, तो ये जेंडर संवेदनशीलता नहीं है। जेंडर संवेदनशीलता है कि हम महिलाओं को वही आदर और वही सम्मान प्रदान करते हैं जो पुरुष को दिया जाता है, तो हम जेंडर संवेदनशील हो गए।
यूनेस्को महिला और पुरुष की आर्थिक विकास की दर को बनाए रखना चाहता है कि दोनों को समान रूप से आर्थिक क्षेत्र की बाधाओं को दूर करके दोनों को समान रूप से आर्थिक स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा करना ही जेंडर संवेदनशीलता है। मैं समझता हूं आपके लिए, मनुष्य के लिए जेंडर संवेदनशील होने के लिए खास तौर से 3 बातों पर ध्यान रखना है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की समानता को लेकर और महिलाओं को न्याय दिलाना होगा, और उस न्याय में आर्थिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जेंडर संवेदनशीलता को ला सकते हैं। मैं आपके लिए, आपने बड़ी विनम्रता से मेरे पाठ को सुना, समझा, जाना, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने सुना, समझा, और आपके समझ में नहीं आता है पूछिएगा, आपको एक एक बात को खोलकर समझाया जाएगा और जो भी आपके सवाल होंगे उनके माकूल जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू।